ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अभी तक अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, या फिर मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नेगी को टोक्यो के फेमस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वहाँ उसे और उसके अलावा 14 और स्टूडेंट को मोनोकुमा नाम के एक टेडी बियर ने बंद कर दिया होता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए हर किसी को एक मर्डर करना होगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नेगी के पुराने स्कूल की क्लासमेट मायोजोनो का मर्डर हो जाता है, और क्योंकि उसकी बॉडी नेगी के रूम में मिली थी इसीलिए सब नेगी के ऊपर ही शक करने लगते हैं और सब एक कोर्ट में इसके बारे में बात करके असली क्रिमिनल को ढूंढने वाले थे। तो आगे जब सब कोर्ट रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर 16 लोगों के खड़े होने की जगह थी, जबकि वो लोग टोटल 15 ही थे। ये देखकर जब किरीगिरी नाम की एक लड़की सवाल करती है तो मोनोकुमा कहता है कि इस कोर्ट में बस एक साथ 16 लोग खड़े हो सकते हैं। इसके बाद जब क्लास ट्रायल शुरू होता है तो नेगी मोनोकुमा से पूछता है कि क्या गुनहगार सच में हमारे बीच में है, जिस पर मोनोकुमा कहता है कि हाँ और इसमें कोई शक नहीं है। आगे डिबेट स्टार्ट होती है और किरीगिरी कहती है कि सबसे पहले वेपन के बारे में बात करते हैं, जिस पर एक लड़का कहता है कि मायोजोनो के पेट में एक नाइफ थी, इसीलिए उसकी मौत उसी नाइफ से हुई है। फिर नेगी कहता है कि इसका मतलब जिसने भी किचन से नाइफ ली होगी वही मुजरिम होगा। और तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि नेगी ने किचन से नाइफ नहीं लिया था क्योंकि मैं कल सारा दिन किचन में थी और उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी। फिर वो कहती है कि उस टाइम किचन में हमारे अलावा सिर्फ एक ही इंसान आया था जो कि खुद मायोजोनो थी। ये सुन के टोगामी कहता है कि इसका मतलब कातिल ने मायोजोनो से नाइफ छीन कर उसे मारा है, और इसके बाद सबका शक दोबारा से नेगी पर आ जाता है। लेकिन तभी किरीगिरी कहती है कि अभी से नेगी को मुजरिम बताना गलत है क्योंकि ऐसे भी सबूत हैं जो प्रूव करते हैं कि नेगी इनोसेंट है। इसके बाद किरीगिरी कहती है कि जब तुम रूम को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि मुजरिम को बाथरूम के अंदर जाने में बहुत मुश्किल हुई थी और उसका डोर नॉब भी टूटा हुआ था, जिस पर दूसरा एक लड़का कहता है कि हो सकता है नेगी ने ही इसे तोड़ा हो, क्योंकि अगर बाथरूम अंदर से मायोजोनो ने लॉक कर दिया होगा तो और कोई रास्ता नहीं बचा होगा उसके पास। तो नेगी इसके जवाब में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ लड़कियों के ही बाथरूम को लॉक किया जा सकता है। अब एक दूसरी लड़की पूछती है कि तो फिर नेगी के बाथरूम डोर खुला क्यों नहीं, जिस पर नेगी कहता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा डोर सही से लगा नहीं था और कातिल को लगा होगा कि डोर इसीलिए नहीं खुल रहा क्योंकि वो अंदर से लॉक्ड है और इसीलिए शायद उसने डोर नॉब को तोड़ दिया। इसके बाद एक लड़की कहती है कि अगर ये मर्डर किसी और ने किया है तो उसे ऐसा क्यों लगा कि बॉयज रूम का डोर लॉक्ड होगा, जिस पर किरीगिरी कहती है कि उसे लगा होगा कि ये लड़की का रूम है। आगे एक लड़की पूछती है कि लेकिन मुजरिम नेगी के रूम के अंदर गया कैसे, जिस पर नेगी कहता है कि मायोजोनो ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो किरीगिरी कहती है कि हो सकता है वो डरने का नाटक कर रही हो, और तभी किरीगिरी सबको एक लेटर दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, इसीलिए रात को मेरे रूम में आ जाना और रूम के नेम प्लेट को ध्यान से पढ़ना जिससे तुम गलत रूम में ना जाओ। और नीचे मायोजोनो का नाम लिखा हुआ था, मतलब उसने खुद किसी को रूम में इन्वाइट किया था। ये सुनकर एक लड़की पूछती है कि अगर उसे मायोजोनो ने उसके रूम में खुद आने को बोला था तो वो मुजरिम उस रूम में जाना चाहिए था जिसमें नेगी था, पर उसे कैसे पता चला कि वो नेगी के रूम में है, जिस पर किरीगिरी कहती है कि नेगी और मायोजोनो ने सिर्फ रूम नहीं बदला था बल्कि बाहर के नेम प्लेट्स भी चेंज कर दिए थे, और अगर प्लेट्स नेगी ने नहीं बदले तो इसका मतलब ये खुद मायोजोनो ने किया था। और ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि मायोजोनो के ऐसा करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, जिस पर टोगामी कहती है कि मायोजोनो एक मर्डर प्लान कर रही थी और वो इसका इल्जाम नेगी पर डालना चाहती थी और उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि वो उस इंसान को मारने में नाकामयाब रही। ये सुनकर नेगी को यकीन नहीं होता और वो इसके ऊपर आवाज उठाता है। तो बाकी सब कहते हैं कि अभी झगड़े करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमने अभी तक रियल मुजरिम को नहीं पकड़ा है। आगे एक लड़का जिसका नाम लियोन था वो कहता है कि अभी हमारे पास और कोई क्लू नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, जिस पर नेगी कहता है कि अभी एक क्लू बाकी है जो कि है मायोजोनो का लिखा हुआ मैसेज। उसने मरने से पहले दीवार पर एक नंबर लिखा था लेकिन किसी को उस नंबर का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर तभी थोड़ा सोचने के बाद नेगी कहता है कि मैं समझ गया, दीवार पर वो नंबर नहीं बल्कि मुजरिम का नाम है। अगर हम उस नंबर को 180 डिग्री उल्टा कर दे तो वो लियोन बनता है। और फिर ये सुनकर सबका शक लियोन पर चला जाता है, लेकिन लियोन ये सुनकर सारी बातों को झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किरीगिरी उससे पूछती है कि अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो सारे सबूत क्यों मिटा रहे थे। अब ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। आगे नेगी कहता है कि मुजरिम ने डर के मारे सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी लेकिन डोर बंद होने की वजह से वो उन्हें जला नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने एक क्रिस्टल बॉल फेंक कर डोर खोल दिया और इतनी दूर से सही निशाना लगाकर डोर खोलना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। पर लियोन एक बेसबॉल प्लेयर है और सारे सबूत जलाने के बाद वो वहां से तुरंत निकल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जो शर्ट जलाने के लिए फेंका था उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया था और वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित होगा।
लेकिन ये सब सुनकर लियोन उसकी बातों को पूरी तरह से झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम बस इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अंदाजे से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। जिस पर नेगी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे रूम के बाथरूम का डोर खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ी होगी। इसका मतलब जो भी मुजरिम होगा उसका टूल बॉक्स अभी पूरी तरह से न्यू नहीं होगा, इसीलिए अगर तुम अपना टूल बॉक्स दिखा सकते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। और ये सुनकर लियोन के पास और कोई जवाब नहीं बचता। तो मोनोकुमा कहता है कि अब जब तुम लोगों ने तय कर लिया है तो अपने सामने एक बटन प्रेस करके वोट करो। और फिर जब मोनोकुमा असली मुजरिम का नाम बताता है तो वो सच में लियोन ही होता है। जिसके बाद मोनोकुमा लियोन को पनिशमेंट देने को कहता है, जिसे सुनकर लियोन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियोन को घसीटते हुए पनिशमेंट रूम में ले जाया जाता है और एक पोल पर बांधकर उसके ऊपर बहुत सारे हाई स्पीड बॉल से अटैक होता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर मोनोकुमा कहता है कि अगर तुम अपने आप को इससे बचाना चाहते हो तो हमेशा के लिए यहाँ रहने का डिसाइड कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि नेगी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो मोनोकुमा से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला था, पर तभी किरीगिरी उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी ऐसा कुछ भी मत करो, अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। आगे जब नेगी अपने रूम में था तो किरीगिरी उसके पास आती है और कहती है कि ये सच है कि माया जोनो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी, और ये बात भी सच है कि मरते टाइम उसके दिमाग में वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि अगर वो तुम्हें बचाना नहीं चाहती तो मरते टाइम लियोन का नाम लिख कर नहीं जाती। फिर वो कहती है कि मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि तुम अपने दोस्तों की डेथ से मूव ऑन कर सको। जिस पर नेगी कहता है कि मैं किसी भी हालत में मूव ऑन नहीं करने वाला, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा ये याद रखूंगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि नेगी अपने रूम में नहाते टाइम मायोजोनो के मर्डर के बारे में सोच रहा था कि कैसे मोनोकुमा इन सब के लिए जिम्मेदार है। आगे मोनोकुमा सबसे कहता है कि अभी मैंने तुम लोगों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिया है, इसीलिए अब तुम वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि सेकंड फ्लोर के सामने डोर खुल जाता है और अब वो लोग सेकंड फ्लोर में भी जा सकते थे। अब वहाँ पर एक लड़की कहती है कि जब तक हम साथ में रहकर कोशिश करेंगे मोनोकुमा को हराने का तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जिस पर टोगामी कहता है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, और वहाँ किरीगिरी कहती है कि हम मोनोकुमा को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें यहाँ रूल्स के मुताबिक रहना होगा। इसके बाद जब वो सेकंड फ्लोर में चीजें चेक कर रहे थे तभी नेगी को एक लेटर मिलता है जो इस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल का था। उसमें लिखा हुआ था कि हमारा स्कूल अब बंद हो चुका है और फ्यूचर में जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो हम स्कूल को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर टोगामी कहता है कि जरूर इसका मतलब बंद स्कूल का फायदा उठाकर मोनोकुमा ने ये सब किया होगा। फिर टोगामी कहता है कि यहाँ पर कुछ नोवेल्स भी मिले हैं, जिस दिन मर्डर का खेल नहीं होगा उस दिन ये पढ़कर हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। ये सुनकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम है। जिस पर टोगामी कहता है कि हाँ, और तुम लोगों को भी ये सीरियसली लेना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अपोनेंट्स बोरिंग हो। तभी एक लड़की वहाँ पर रोने लगती है। एक दूसरा लड़का उसे जब शांत कराने की कोशिश करता है तो टोगामी कहता है कि फेक फ्रेंड बनाने का कोई फायदा नहीं है, और ये सुनकर वो दूसरा लड़का गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक और लड़का उनके बीच में आकर उसे रोक लेता है और इसके बाद टोगामी वहाँ से चला जाता है। आगे सारी लड़कियां सेकंड फ्लोर पर स्विमिंग करने चली जाती है, पर उनके चेंजिंग रूम का डोर नहीं खुलता। तभी मोनोकुमा वहाँ बताता है कि चेंजिंग रूम के डोर को खोलने के लिए तुम्हें अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आईडी का यूज करना होगा, और सिक्योरिटी के लिए बॉयज गर्ल्स के रूम में या गर्ल्स बॉयज के रूम में एंट्री नहीं कर सकते। तो एक लड़की पूछती है कि क्या कोई डोर खुला होते टाइम भी हम अंदर घुस सकते हैं। तो मोनोकुमा कहता है कि अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो गैटलिंग गन से उसका कचूमर बना दिया जाएगा। आगे एक लड़की कहती है कि क्या कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड मांगकर भी ला सकता है, जिस पर मोनोकुमा एक नया रूल ऐड कर देता है कि अपनी स्टूडेंट आईडी दूसरों को देना मना है। आगे हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ टोगामी बैठकर एक बुक पढ़ रहा था और फुकावा नाम की एक लड़की छुपकर टोगामी को देख रही थी, पर तभी वहाँ पर नेगी आ जाता है। तभी टोगामी वहाँ पर फुकावा को देख लेता और उसे वहाँ से भगा देता है और कहता है कि तुम्हारी बदबू से पूरे रूम की हवा गंदी हो गई है। अब जब नेगी बाहर आता है तो फुकावा उससे पूछती है कि क्या तुमने देखा टोगामी को मेरी कितनी चिंता थी, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद नेगी कैंटीन में जाकर देखता है कि वहाँ पर दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। वो नेगी को इनका विटनेस बनने को कहते हैं और दोनों एक गर्म रूम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा देर तक बैठ सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही दोनों लड़के अब आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे
और जब नेगी उनसे कल के कंपटीशन के बारे में पूछता है तो वो उसकी बातों को टाल देते हैं, साथ में हंसने भी लगते हैं। उसी वक्त मोनोकुमा एक अनाउंसमेंट करता है और सबको जिम में इकट्ठा होने को बोलता है। आगे मोनोकुमा उनसे कहता है कि मैं अभी तुम लोगों को एक नया मकसद देने वाला हूँ जिससे कि तुम मर्डर करने पर मजबूर हो जाओ। इस बार मैं तुम सबके शर्मिंदगी भरे मोमेंट्स और डार्क सीक्रेट शेयर करूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स फेंक देता है और हर एक पेपर में एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था। और जब सब उस पेपर को निकाल कर पढ़ते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। नेगी के लेटर में लिखा हुआ था कि वो 5th ग्रेड तक बिस्तर गीला कर देता था। तभी मोनोकुमा कहता है कि तुम लोगों के पास कल तक का टाइम है, अगर तब तक कोई मर्डर नहीं हुआ तो मैं सबके सीक्रेट पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब नेगी की आंखें खुलती है तो उसे मोनोकुमा की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा था कि तुम्हारे एक क्लासमेट के साथ एक हादसा हो गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। जब नेगी सबके पास जाकर पूछता है तो सब बोलते हैं कि लगता है फिर से किसी की मौत हुई है। तभी टोगामी नेगी को उसके साथ आने को बोलता है। फिर वो लोग गर्ल्स चेंजिंग रूम के सामने पहुंचते हैं और टोगामी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और देखता है कि चेंजिंग रूम का डोर अनलॉक्ड है। तभी मोनोकुमा कहता है कि तलाशी के लिए चेंजिंग रूम को खोल दिया गया है। और जब वो लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फुजीसाकी की लाश लटकी होती है और ये देखकर नेगी डर के मारे नीचे गिर जाता है। फुजीसाकी के पीछे वाले डोर पर ब्लड बाथ फीवर लिखा हुआ था और ये पढ़कर टोगामी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इस मर्डर को कर कातिल को खुशी हुई हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं और सभी सबूत ढूंढने लगते हैं। नेगी देखता है कि गर्ल्स चेंजिंग रूम के अंदर एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ था और बॉयज चेंजिंग रूम के अंदर बॉयज का पोस्टर लगा हुआ था, जो कि अजीब बात थी। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने जब लास्ट टाइम फुजीसाकी को देखा था वो एक बैग के अंदर सामान लेकर बड़ी जल्दी में थी, जैसे किसी से मिलने जा रही हो, लेकिन उस बैग का अभी कोई निशान नहीं है। तभी टोगामी कहता है कि लगता है इसके पीछे जेमोसाइडर सायो का हाथ है। नेगी उससे पूछता है कि क्या तुम उस खतरनाक सीरियल किलर की बात कर रहे हो, तो टोगामी उससे उसका पीछा करने को बोलता है। नेगी उससे कहता है कि हमारे स्कूल में आने से पहले ही ये सीरियल किलर हर तरफ छाया हुआ था, जिसने भी ये किया होगा वो उसकी नकल कर रहा होगा। जिस पर टोगामी उसे पुलिस के कुछ रिपोर्ट्स दिखाता और कहता है कि ये सीरियल किलर हमेशा ब्लड बाथ फीवर लिख कर जाता था और ये हमेशा लड़कों को ही निशाना बनाता है और उसका मर्डर करने का हथियार एक सीजर होती है। और ये भी माना जाता है कि शायद उसे एक आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। वो हमेशा मर्डर करने के बाद बॉडी को ऊपर लटका देता है, मगर ये बात बहुत कम पुलिस ऑफिसर को पता है। ये सुनकर नेगी पूछता है कि क्या इसका मतलब वो सीरियल किलर हमारे बीच में ही है, जिस पर टोगामी एक स्माइल करता है। तभी वहाँ पीछे एक लड़की आकर उन दोनों से कहती है कि फुकावा अभी मुसीबत में है। वो उन्हें बताती है कि फुकावा तब से अजीब अजीब बर्ताव करने लगी है और वो टोगामी से बात करने की जिद भी कर रही है। इसके बाद फुकावा डोर खोलकर टोगामी से माफी मांगती है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन वो किसी भी हालत में जेनोसाइडर सायो को बाहर नहीं जाने देगी। और इतना कहकर वो डोर बंद कर देती है। और तभी मोनोकुमा क्लास ट्रायल स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट करता है और इस मर्डर के पीछे कौन होगा ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी।